फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पॉलिटी की पीटी 365 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कर रहे हैं राजव्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इससे दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 है, उसको प्रतिस्थापित किया गया है। सीआरपीसी उसमें अपराध है उनके लिए गिरफ्तारी, अरेस्ट, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन और जमानत, बेल, इसकी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए गए थे। पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। सीआरपीसी है उसको सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन ने इसके अधीन 1861 में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद 1872 और 1882 है उसमें इसे प्रतिस्थापित किया गया था। इसमें कई संशोधन किए गए हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से हैं वो है 1898 का, 1923 का और 1955 में जो किया था वो। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी है 1973। तो भारत का जो विधि आयोग है उसने अपनी 41वीं रिपोर्ट है उसके परिणाम स्वरूप सीआरपीसी 1973 है उसका निर्माण किया था। विचाराधीन कैदी हैं उनकी हिरासत। तो इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाली किसी व्यक्ति है उसने उस अपराध को निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। यदि किसी आरोपी ही व्यक्ति है इसने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की जो अधिकतम अवधि है इसका कितना हिस्सा, आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ये प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। किस किस पर लागू नहीं होता है? मृत्युदंड व आजीवन कारावास है इसकी सजा वाले अपराधों पर। और कौन से अपराध पर? ऐसे व्यक्ति पर जिसके खिलाफ एक से अधिक अपराध है उनमें कार्रवाई लंबित है। मेडिकल जांच, तो इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों जैसे बलात्कार उसमें आरोपी व्यक्ति है इसकी मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है। फॉरेंसिक जांच, तो ये उन सभी अपराध है उनके लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है जिनके लिए कम से कम 7 वर्ष है इसके कारावास के दंड का प्रावधान है। नमूना संग्रहण, तो यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों के छप और आवाज का जो नमूना है उसको एकत्रित करने की अनुमति प्रदान करती है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो या गिरफ्तार नहीं किया गया हो। कार्यवाहियों के लिए समय सीमा, तो ये अवधि कार्यवाहियों हेतु समय सीमा निर्धारित करती है, जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों की जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना और आरोप तय करना आदि के लिए समय सीमा का निर्धारण करती है। टॉपिक है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। इससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है उसको प्रतिस्थापित किया गया है। ये जो अधिनियम है ये सभी दीवानी, सिविल और जो फौजदारी या दांडिक कार्रवाई हैं उनमें भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। पृष्ठभूमि, तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसको 1872 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य साक्ष्य है उनसे संबंधित कानून है उनको समेकित करना था। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है उसका कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। मौखिक साक्ष्य, तो मौखिक साक्ष्य उसके अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। संयुक्त सुनवाई, तो कानून में यह भी बताया गया है कि अगर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और उनमें से एक आरोपी फरार हो गया है या गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं देता है तो भी बाकी आरोपियों का संयुक्त मुकदमा, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्ति का मुकदमा चलाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग है उसका संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। तो ये अभी सुर्खियों में क्यों है? संसद है इसने ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 है ये पारित किया है। इसके तहत ऑनलाइन मनी गेम्स है उस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, जबकि अन्य तरह के ऑनलाइन गेम्स हैं यह खेल है उनको बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।
ऑनलाइन गेमिंग है उसका संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के बारे में। तो ये ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करता है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग है उसको विनियमित और संवर्धित करना है। इससे नवाचार और आर्थिक समृद्धि है इसको प्रोत्साहन मिलेगा और सभी नागरिक है इनके लिए सुरक्षित एवं जिम्मेदारी डिजिटल व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(3) है। इसके तहत वित्त विधेयक के रूप में राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश किया गया था। याद रखना है कौन से विधेयक के रूप में, इसको वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था। भारत के ऑनलाइन गेमिंग विनियम है उनका मार्गदर्शन। तो अब क्या आया है, नया गेमिंग परिदृश्य। ऑनलाइन गेम है अब कितनी श्रेणी में विभाजित है, वो अब 3 श्रेणी में विभाजित कर दी गई। एक है ई स्पोर्ट, सेकंड है ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड थर्ड है ऑनलाइन मनी गेम्स। अब जो ई स्पोर्ट्स हैं इसे एक वैध खेल है उसके रूप में आधिकारिक मान्यता मिली है। युवा मामले और खेल मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा। विनियम भारतीय उपयोगकर्ता है उनको लक्षित करने वाले सभी खेलों पर लागू है। इसमें भारत के भीतर दी जाने वाली सेवाएं या देश के बाहर से संचालित सेवाएं भी सब शामिल हैं। नियम और परिणाम। ऑनलाइन मनी गेम्स पर अब पूर्ण प्रतिबंध है। वास्तविक पैसे वाले जो खेल है उनके विज्ञापनों और संबंधित वित्तीय लेन देन है उस पर ये रोक लगाता है। मनी गेम्स बस संबंधित सेवाएं पेश करने पर कठोर दंड है। क्या क्या दंड है इस पे, 3 वर्ष तक की कैद है और रुपए की बात करें तो इसमें साथ में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। ये खेलों को वर्गीकृत करेगा और प्लेटफॉर्म से उनको पंजीकृत करेगा और शिकायत है उनका क्या करेगा, ये निवारण करेगा। ऑनलाइन गेमिंग के खतरे हैं उनसे निपटने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहले हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। इसकी धारा 69A यह सरकार को अवैध जो वेबसाइट है या लिंक है उस तक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। उदाहरण के लिए है 2022-25 के दौरान 1524 वेटिंग और जुए से जुड़ी वेबसाइट हैं एवं मोबाइल ऐप्स हैं वो ब्लॉक किए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। तो ये नियम ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से उनके लिए मानदंड तय करते हैं। उदाहरण के लिए मध्यवर्तियों का स्वयं विनियामक संस्थाएं SRB के पास पंजीकरण। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसमें धारा है 111 एवं 112। ये क्रमशः जो 111 है ये अवैध आर्थिक गतिविधियों, साइबर अपराधों और बिना अनुमति के वेटिंग व जुए को दंडित करती हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो ये कानून भ्रामक और छद्म विज्ञापन है उन पर रोक लगाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस अधिनियम 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एक्ट 2025। तो यह भी सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस विधेयक 2025 है जिसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत में खेलों का गवर्नेंस तो ये संविधान की कौन सी 7वीं अनुसूची उसकी राज्य सूची की प्रविष्टि 33 है उसके अनुसार खेलों का विनियमन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मौजूदा नीति हैं उनमें राष्ट्रीय खेल नीति NSP तथा खेल प्रसारण सिग्नल प्रसारण भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी अधिनियम 2007 ये शामिल है। राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में बनी थी और 2001 में ये संशोधित की गई थी। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने 2001 की नीति को प्रतिस्थापित करते हुए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 है NSP 2025 से उसको मंजूरी दी है। नई नीति 5 प्रमुख स्तंभ है उन पर आधारित है। अब ये 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, एक जन आंदोलन के रूप में खेल तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके साथ एकीकरण। राष्ट्रीय खेल शासी निकाय NSBS की स्थापना। तो इसकी स्थापना कैसे हुई थी, इसमें प्रत्येक खेल के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय खेल संघ ये सब इसमें शामिल हैं। ये निकाय संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबद्ध होंगे तथा राज्य और जो जिला स्तर है उस पर इनकी संबद्ध इकाइयां होंगी।
केवल एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एक राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति होगी जो बहुखेल विधाएं हैं उनका संचालन करेगी। राष्ट्रीय खेल बोर्ड, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एनएसबी, तो जो केंद्र सरकार है ये एनएसबी की स्थापना करेगी। कौन करेगी एनएसबी की स्थापना? केंद्र सरकार। जिसमें क्या कौन कौन होंगे? एक अध्यक्ष होगा और निर्धारित संख्या में अन्य सदस्य होंगे। केंद्र सरकार वो इसकी संरचना तय करेगी और खोज सह चयन समिति की सिफारिशें उन पर सदस्यों की नियुक्ति करेगी। अब इसके शक्ति और कार्य की बात करें। और कार्य, किसी भी खेल संगठन है उसको एनएसबी के रूप में मान्यता देना और उसकी संबद्ध इकाई है इनको पंजीकृत करना। और क्या क्या है? केवल मान्यता प्राप्त निकाय हैं इनको ही केंद्र सरकार से फंड मिलेगा। राष्ट्रीय खेल निकाय हैं उनके द्वारा आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स तैयार करने के लिए दिशा निर्देश हैं वो जारी करना। एक तदर्थ एड होक प्रशासनिक निकाय का गठन करना। यह संबंधित जो राष्ट्रीय खेल निकाय है अथवा उसकी संबद्ध इकाई है इनको निर्देश देना। महिलाओं, नाबालिग एथलीटों और अन्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षित खेल समिति, खेल नीति, सेफ स्पोर्ट पॉलिसी उसको बनाना। मान्यता प्राप्त संगठन है उसको आरटीआई अधिनियम 2005 है उसके तहत सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा। राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण, खेल से संबंधित विवाद है उसको निपटारा करना। संरचना देख लेते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष मतलब चेयरपर्सन होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष की पात्रता क्या है? तो एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या रह चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय उसका मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो। 2 सदस्य कौन से होंगे? तो भारत सरकार है उसके विधि एवं न्याय मंत्रालय का सचिव और खेल विभाग का सचिव। न्यायाधिकरण है उसको सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होंगी। न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार से अपवर्जन, ओलंपिक खेल, पैरालंपिक खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों के दौरान उत्पन्न कोई भी विवाद। राष्ट्रीय खेल निकाय है इसकी आंतरिक विवाद समाधान समिति के विशिष्ट क्षेत्राधिकार में आने वाले विवाद या किसी अन्य न्यायाधिकरण या न्यायालय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ इंटरनेशनल फेडरेशन है इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले विवाद। स्विट्जरलैंड है इसके लॉजेन में स्थापित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS है इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विवाद और डोपिंग से संबंधित विवाद। चुनावों की निगरानी, केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल निकायों के चुनावों की निगरानी के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं उनका एक राष्ट्रीय पैनल वो स्थापित करेगी। प्रत्येक राष्ट्रीय खेल है इसको अपने संबद्ध इकाइयों एफिलिएट्स है उसके चुनावों की निगरानी हेतु एक निर्वाचक पैनल है उसको गठित करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय खेल प्रशासन, राष्ट्रीय खेल निकाय नियम 2026। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में केंद्र सरकार है इसने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 है इसके तहत राष्ट्रीय खेल प्रशासन, राष्ट्रीय खेल निकाय नियम 2026 को अधिसूचित किया है। प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय की संरचना, तो सबसे पहले आम सभा होती है। इसमें प्रत्येक संबद्ध इकाई से समान संख्या में प्रतिनिधित्व और पदेन सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद कार्यकारी समिति, न्यूनतम 15 सदस्य जिनमें कम से कम 4 महिलाएं हों और कम से कम 2 खिलाड़ी। एथलीट समिति से 2 सदस्य और पदेन एवं अन्य सदस्य। फिर सदाचार समिति, फिर विवाद समाधान समिति, उसके बाद है एथलीट समिति, फिर अध्यक्ष। संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय है इसका प्रमुख और इसकी कार्यकारी समिति तथा आम सभा की बैठक है उनकी अध्यक्षता करता है। फिर आता है महासचिव, तो ये प्रशासन का प्रमुख है और कार्यकारी समिति एवं आम सभा है इसके सभी निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। फिर है कोषाध्यक्ष, ये संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय के धन या लेखाओं का संरक्षक है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन, राष्ट्रीय खेल निकाय नियम 2026 के बारे में, तो प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय में एक सामान्य निकाय जनरल बॉडी और एक कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। सामान्य निकाय की संरचना, तो कम से कम 4 उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी, इनमें से 50% है वो महिलाएं होना अनिवार्य है।